एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए जो लेकर आई हूँ, मेरी भाई सीरीज चल रही है और कल डाली थी एक वीडियो, कल थी, परसों डाली थी, निकाली तो डाली थी, कल सुबह डाली थी, कल डाली थी। और आज जो है मैं अब इसकी बहुत लेट हो जाती है क्योंकि हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम चल रही है इंटरनेट की, तो इतने बड़े बड़े वीडियो ना पोस्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये जो है बस जैसे ही इसकी समस्या समाप्त होगी तो आपको टाइमली और सही समय पर मिलने शुरू हो जाएंगे। आज आप लोगों के लिए मैं ग्रामर का जो सेगमेंट लेकर आई हूँ वो ये आज ग्रामर है। इसमें ग्रामर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक छोटा सा सेगमेंट है मगर मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी कि कहाँ पर कैसे क्या यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि आप अगर कभी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको दिखते हो और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं तो आप कोई गलती ना करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर का जो पार्ट है। आई होप कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा मुझे लगता है, जरूरी नहीं है मगर ऐसा मुझे लगता है। और LTE ग्रेड इंग्लिश न्यू ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है, 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हु और whom। अब पहले मैं आपको ये बता दूं मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, ये आपने रिलेटिव प्रोनाउन सुने होंगे। हु और whom का यूज़ कहाँ करते हैं, तो लोग ना बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हु कहाँ यूज़ करें, whom कहाँ यूज़ करें, रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कैसे करें। तो ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं स्टैंडर्ड रेनन मार्टिन की बुक के जो ये क्वेश्चंस हैं और मैं आप लोगों को इनके बारे में ये बताऊंगी ऐसा है तो ऐसा क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हु हुम के बारे में आपने ये सुना हुआ होगा कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो वर्ब से स्टार्ट होता है तो हु लगाते हैं, और अगर वो सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो हुम लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई मेट अ मैन टुडे डैश आई हैड जस्ट हर्ड वॉज ऑन द कॉन्टिनेंट। अब बिना सोचे समझे यहाँ पर ये लगा देंगे कि भाई आई मेट अ मैन टुडे डैश आई हैड जस्ट हर्ड की ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आई मेट अ मैन टुडे, ये जो है ये वाला पार्ट जो है भाई ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो हुम आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चंस जो है वो कंफ्यूज या देते हैं। अब क्या कर देते हैं, आई मेट अ मैन टुडे डैश आई हैड जस्ट हर्ड। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पार्ट है ये प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट है। I had just heard, I met a man, I had just heard, this is the part of principal clause। जो ये इतना हिस्सा है ये ही पार्ट जो है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप जब यहाँ पर I had just heard, I met a man today dash I had just heard was on the continent, तो यहाँ पर ये व्यक्ति अपने ही बारे में कह रहा है, दिस इज अ प्रिंसिपल क्लॉज। अब आप देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज किससे शुरू हो रहा है, वो वर्ब से शुरू हो रहा है। तो यहाँ आएगा हु, यहाँ हुम लगाने की गलती ना करें। एनी ऑफ यू मे टेक इट आई डोंट केयर। अब दूसरा क्वेश्चन है, तुम में से कोई भी इसे ले सकता, आई डोंट केयर हु। अब यहाँ आएगा हु इसलिए आएगा क्योंकि ये आई डोंट केयर हु जो होता है ना वो सब्जेक्ट का काम करता है और जो हुम होता है ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो मुझे नहीं पता, कोई सा भी ले ले, तो कोई सा भी ले ले मैंने कि हु, तो जवाब जो आएगा वो सब्जेक्ट का जवाब आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर लगाएंगे एनी ऑफ यू मे टेक इट आई डोंट केयर हु। तो कौन का जब जवाब आएगा तो वो जवाब किस रूप में आएगा, नाम के रूप में आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर भी लगाएंगे हु। जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ अगर आपको अच्छे लगे तो आप नोट जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी। डैश डिड यू गिव दैट लेटर टू, तुमने ये लेटर किसको दिया। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है भाई, अगर मैं यहाँ पर चाहे हु लगा दूं या मैं यहाँ पर हुम लगा दूं, दोनों में से कोई भी ठीक है। हु डिड यू गिव दैट लेटर टू, भाई तुमने ये लेटर किसको दिया, अगर सब्जेक्ट नाम आ जाए तो हु ठीक है। हुम डिड यू गिव दैट लेटर टू, आई गेव दैट लेटर टू और नाम लास्ट में आए तो वो भी ठीक है। तो यहाँ पर तीसरे वाले में हु और हुम में से हम कुछ भी लगा सकते हैं क्योंकि हु एज अ सब्जेक्ट काम करेगा और हुम एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा। कहने का मतलब ये है जैसे हु डिड यू गिव दैट लेटर टू, मैंने किसी क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसने कहा रितेश, सिंपल और कोई नाम नहीं लिया तो सब्जेक्ट है कि रितेश वॉज गिवन द लेटर टू मी, रितेश वॉज गिवन द लेटर बाय मी। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अगर मैंने बोला आई गेव दैट लेटर टू रितेश तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हु और हुम में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज
द मैन डैश आई थॉट वॉज माई फ्रेंड डिसीव्ड मी। अब सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है। द मैन डिसीव्ड मी, ठीक है जी। अब इसमें आई थॉट, ये फिर द मैन आई थॉट, द मैन आई थॉट वॉज, अब ये जो थॉट जो पार्ट है ना ये भी प्रिंसिपल। द मैन आई थॉट डैश, द मैन डैश आई थॉट वॉज माई फ्रेंड डिसीव्ड मी। आई थॉट व्यक्ति का प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट है। ये थिंक, बिलीव और ये जो आई थिंक और बिलीव जो ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट होते हैं। तो द मैन आई थॉट, अब हमने हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो इतना है, वॉज द मैन डैश आई थॉट वॉज माई फ्रेंड। अब यहां पर चूंकि ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से। अब वर्ब से शुरू हो रहा है तो यहां क्या लगाओगे, हु। थिंक, बिलीव, कंसिडर ये जो वर्ड्स होते हैं ये प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट होते हैं। देयर वॉज नो डाउट एज टू हु द स्पीकर मेंट। अब यहां पर ये देखिए ये टू जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद कौन सा क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। तो whom जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर, ऑब्जेक्टिव ग्रुप में यूज होता है। तो यहां पर आएगा देयर वाज नो डाउट एज टू whom द स्पीकर मेंट, क्योंकि टू जो है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस जो है वो लेंगे, तो टू whom द स्पीकर मेंट। Now the next question is the vacancy was filled by Mr. Rao dash the manager said ought to be promoted. The vacancy was filled by Mr. Rao dash the manager said ought to be promoted. तो यहाँ पर इसमें सेंटेंस में आपके क्या आना चाहिए, अब आप इसमें ये देखिए the vacancy was filled by Mr. Rao, the manager said ought to be promoted। अब यहाँ पर ये जो है हमारा यहाँ से इसमें भी हमारा हु या हुम में से कुछ भी लिख सकता है। हु द मैनेजर से, हु ought to be promoted अगर हम यहाँ से लेके चलें, whom the manager said ought to be promoted दोनों में से ये दोनों ही है। वैसे अगर मैं कहूँ the manager said the vacancy was filled by Mr. Roy ought to be promoted, तो ये ऊटपटांग सा क्वेश्चन हो जाएगा। the vacancy was filled by Mr. Rao dash whom the manager said ought to be promoted। तो इसमें जो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है वो ये है, क्योंकि ये जो है ये हमारा जो पार्ट है यही सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो इसमें हमारा whom वाला पार्ट ज़्यादा सही है, तो हम इसमें whom लगाते हैं। who को रहने देते हैं क्योंकि whom कंफ्यूज कर देगा, तो ये who को छोड़ देते हैं। ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हुआ नाउन से, तो इसलिए हम यहाँ लगाएंगे whom। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है 7th वाला, इसे छोड़ रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, नहीं रिपीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर राव डैश द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन। तो यहाँ पर भी ये देखिए whom द ये भी यहाँ पर ही वही है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, मैनेजर से स्टार्ट हो रहा है। whom द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन, तो यहाँ पर ये क्योंकि ये प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज सोहराब डैश आई थिंक इज द बेटर ऑफ द टू। अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई, बड़ा सिंपल सी ट्रिक बताई। आई थिंक, आई बिलीव, आई कंसिडर से अगर सेंटेंस में आ रहे हो तो उन्हें हटाकर देखिए। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए, इसे हटाइए और इट इज सोहराब, आई थिंक इट इज सोहराब, ये आई थिंक आगे जाएगा। इज द बेटर ऑफ द टू, अब यहाँ पर ये हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से, तो हम यहाँ लगा देंगे हु is the better of the two at swimming. Ali was the man dash they intended should be our captain। ये intention से भी आ रहा है, वो think से ही चलता है। अगर किसी में भी think, intend ये words आ रहे हैं, believe, तो इनको हटाकर देखिए। तो ये they intend है, फिर हमारा जो subordinate clause है वो किससे शुरू हो रहा है, verb से शुरू हो रहा है। Ali was the man who they intended should be our captain next year. Dash. Who dash do you think is the better of the two at tennis? भाई तुम किसे सोचते हो
कि कौन बेटर है, तो आप नाम लेंगे कि ये दैट वन इज बेटर। तो आप इसमें जो है वहां पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये देखिए, ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाए, हु डू यू थिंक इज बेटर, हु डू यू थिंक इज बेटर। तो आप बोलेंगे कि भाई सब्जेक्ट के तौर पे जब किसी का नाम लिया जाएगा, हु एज अ सब्जेक्ट काम करता है, तो यहाँ पर आएगा हु का यूज किया जाएगा। हु डू यू थिंक इज द बेटर, तो आप नाम लेंगे ये एक्स इज बेटर या वाई इज बेटर, तो नाम लिया तो दैट इज वाई। भाई नाम लिया तो हु किसका काम करता है, सब्जेक्ट का। जब सब्जेक्ट का काम करता है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु का यूज किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनोक आर्डन dash his wife thought had died many years before suddenly reappeared. Enoch Arden suddenly reappeared. Enoch Arden, his wife thought Enoch Arden had died many years before suddenly reappeared. ठीक है, अब यहाँ पर आप ये खुद देखिए कि यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, his wife thought Enoch Arden had died many years before suddenly reappeared. अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, Enoch Arden suddenly reappeared, his wife thought had died many years ago। तो मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि भाई जब भी कभी कोई सेंटेंस जो है आप उसमें थिंक वगैरह वाला पार्ट जो है उसे हटा कर देखिए, तो आपका जो पार्ट है वो किससे शुरू होता है उसमें देखिए। ठीक है, Enoch Arden, whom his wife thought had died many years before suddenly reappeared, ये ठीक है, या Enoch Arden, who his wife thought had died many years before suddenly reappeared, ये ठीक है। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को तोड़कर करते हैं, इसकी पार्सिंग करते हैं। तो जरा हम इसकी पार्सिंग में देखें क्या है। तो देखिए यह वाला सेंटेंस है, ये इतना जो हिस्सा है उसे आप प्रिंसिपल क्लॉज का पार्ट बना दीजिए। ठीक है, had died many years before suddenly reappeared। ठीक है, तो his wife thought, that is principal clause का part, और his wife Enoch Arden, his wife thought dash had died many years before suddenly reappeared। तो हमारा जो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो शुरू किससे होता है, वर्ब से। जब वर्ब से शुरू हो रहा है तो हमें ये थिंक वगैरह वाला पार्ट हटा के देखना होता है। हमारा ये पार्ट वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, हु। Now the next is, the boy dash I trusted proved worthy of my I trusted proved worthy of my। अब इसमें अगर आपको इस सेंटेंस में मैं ये पूछूं कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है, the boy proved worthy of my confidence, ये है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, that is PC। तो सबऑर्डिनेट बचाइए, the boy I trusted। अब ये किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से, तो क्या लगाओगे, the boy whom I trusted। ठीक है जी, एक मिनट, ये हुआ यहाँ तक। तो यहाँ तक आप ये देखिए, अगर ये क्वेश्चंस यहाँ तक समझ में आ गए हो तो आप लोग जरूर इसको जो पॉइंट्स हैं आप इसके बनाते हुए चलिएगा कि क्या पॉइंट्स इसके हैं, और इसके पॉइंट्स में क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों को अगर इस तरीके से करेंगे जैसे मैं बता रही हूँ कि कैसे प्रिंसिपल ढूंढिए, कैसे सबऑर्डिनेट ढूंढिए, तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी हु होम में निकालने में। डैश डू यू डिक्लेयर मी टू बी, ये दोनों में से कुछ भी लग सकता है, हु डू यू डिक्लेयर मी टू बी या हुम डू यू डिक्लेयर मी टू बी। पूरा नाम लेंगे आई डिक्लेयर यू टू बी, और सिर्फ नाम लेंगे तो वहां पर हु या हुम में से दोनों में से कुछ भी लग जाएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज, डैश आर यू स्पीकिंग टू, भाई तुम किससे बात कर रहे हो, एक मिनट, डैश आर यू स्पीकिंग टू। तो अब आप यहां पर ये देखिए, इसमें भी आ रहा है, अब मैंने इसका जवाब ऐसे दूं, आई एम स्पीकिंग टू, तो भाई ये हो गया, यहां पर ये आएगा होम। ठीक है, हु आर यू स्पीकिंग टू, और अगर मैं यहां पर ये कहती हूं तो नाम सिर्फ यहां से शुरू करेंगे सेंटेंस को, आई एम स्पीकिंग टू। भाई अगर आप जो है प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो whom are you speaking to whom are you speaking, तो इसमें आप whom लगाइए क्योंकि प्रेपोजिशन वाला पार्ट है। who are you speaking to, whom are you speaking to, बिल दोनों में से कोई भी यहाँ पर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए इसमें भी वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर who do men declare me to be,
सब्जेक्ट के बारे में बात की जा रही है। हु डू मेन डिक्लेयर मी टू बी, तो भाई मुझे क्या मानते हैं, तो यहाँ पर आप इसका जो जवाब देंगे वो सब बात सब्जेक्ट के बारे में की जा रही है, इसीलिए हु जो है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे हु। अब यहाँ पर ये देखिए, अ बॉय डैश आई बिलीव टू बी हिम जस्ट पास दिस वे, प्रिंसिपल क्लॉज है, अ बॉय जस्ट पास दिस वे, आई बिलीव टू बी हिम, मैंने सोचा था ये वो है, आई बिलीव टू बी कि वो है, ये हिम नहीं होगा, ये ही होना चाहिए था, वैसे ये पुरानी किताब है, इसमें अ बॉय डैश आई बिलीव टू बी हिम जस्ट पास दिस वे, अ बॉय जस्ट पास दिस वे। अब यहाँ पर आप इसमें ये देखिए कि इसमें क्या आना चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को पहले प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज को निकाल के देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए कि भाई ये हमारा प्रिंसिपल है, सबऑर्डिनेट ये है, ये प्रिंसिपल का पार्ट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे हूँ। अ बॉय हुम आई बिलीव टू बी ही जस्ट पास दिस वे, तो भाई ये क्योंकि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट ये कई बार क्या होता है कि कुछ रूल उसी को काटने वाले होते हैं, कि आप कहेंगे कि मैम अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि बिलीव और थिंक जो होते हैं ये तो इनको हटा के देखना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपका प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज आपको साफ दिख रहा है तो आप ये देखिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज किस चीज से शुरू हो रहा है। अगर नाउन प्रोनाउन से शुरू होता है तो आप वहां पर हुम का यूज ही करेंगे। थोड़ा सा जो है वैसा टेक्निकल सा कॉन्सेप्ट है, फिर भी आई डैश एम मोस्ट कंसर्न वॉज नॉट कंसल्टेड। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट ढूंढिए, आई वॉज नॉट कंसल्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपका सबऑर्डिनेट किससे शुरू हो रहा है, आप खुद देखिए कि सबऑर्डिनेट आपका किससे शुरू हो रहा है, वो वर्ब से शुरू हो रहा है, तो वर्ब से शुरू हो रहा है तो आप इसमें क्या लगाएंगे, हु, आई, हु, एम। जहां प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट साफ दिखाई दे रहा है वहां आपको क्या लगाना है, वहां आपको भाई अगर ये वर्ब से शुरू हो तो हु लगाइए, सब्जेक्ट से शुरू हो तो हुम लगाइए। द मैन इज हियर, ये हो गया पीसी, प्रिंसिपल, बचा क्या, सबऑर्डिनेट बचा, यू विश्ड टू सी। तो अब आप यहाँ खुद देखिए कि किससे शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, whom you wished to see. The next question is where is the boy about you were speaking. about preposition है, preposition के बाद objective case लगता है, whom objective case है, तो यहाँ लगाएंगे whom। मुझे पता है आज आपका दिमाग घुमा दिया है मैंने, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग पॉइंट समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। एक दिन फिर लूंगी इसकी क्लास अच्छे से, तो अभी कॉन्सेप्ट जो है वो समझा रही थी, तो ये हुआ एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जरा लेते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। इट वॉज बिटर कोल्ड, सबसे पहले इट के बारे में बता रहा है, इट वॉज कोल्ड यानी कि ठंडा था। अब ये जो ठंडा है ये है क्या, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई एडजेक्टिव नहीं करता। कैसा ठंडा था, बहुत ठंडा था। कितना ठंडा था, बहुत। तो जो हाउ मच, जो उसकी क्या बढ़ाता है, इंटेंसिटी बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब। बिटर तो अपने आप में ही एक जो है एडजेक्टिव है, जब हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देते हैं तो वह एडवर्ब बन जाता है। तो दैट इज इट वॉज बिटरली कोल्ड, इट वॉज बिटर, इट वॉज बिटरली कोल्ड। कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इट वॉज कोल्ड, कोल्ड इज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब। एडवर्ब कैसे बनता है, इंटेंसिटी बढ़ाता है। एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देंगे तो एडवर्ब बन जाएगा। आई कुड नॉट हेल्प नॉट लाफिंग एट द जोक, दो नेगेटिव्स एडवर्ब में एक साथ नहीं आते। आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट द जोक, तो दो नेगेटिव्स एक साथ नहीं आते, इसीलिए हम इसमें नॉट का यूज नहीं करेंगे। आई कुडंट हेल्प बट लाफ एट द जोक, बट भी लगा सकते थे। आई कुडंट हेल्प लाफिंग एट द जोक, यहाँ पर भी हम यूज कर सकते हैं। आई नेवर रिमेंबर टू हैव सीन अ मोर एक्साइटेड फुटबॉल, यहाँ पर आई नेवर, बात हमारी यहाँ पर की जा रही है टू हैव सीन। परफेक्ट पार्ट ये है हमारा परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्टिव इन्फिनेटिव जिसे कहते हैं। आई रिमेंबर नेवर टू हैव,
नेवर हमेशा ठीक उस शब्द के पहले लगाते हैं जिसके बारे में वो बात करता है। आप हमेशा, जैसे कि नेवर कम्स ऑन टाइम, तो कम के बारे में बता रहा है, वो कब नहीं आता, कभी नहीं आता। तो एज ए टू हैव सीन, कभी नहीं देखा, तो याद रखना नहीं है, जो एडवर्ब उसके पहले लगाते हैं जिसके बारे में वो बात करता है। तो नेवर की जो मिसप्लेस्ड है, नेवर इसमें मिसप्लेस्ड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस नॉवल इज टू इंटरेस्टिंग। याद रखिएगा, टू जो होता है वो यूज करते हैं जरूरत से ज्यादा। अब कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होती है तो वो अच्छी नहीं होती है, तो यहां पर आप लगाइए वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले जो है वो क्या लगाया जाता है, वेरी। द नॉवल इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। हाँ, आप इसके आगे मच टू लगा सकते हैं कि जो है भाई द नॉवल इज मच टू इंटरेस्टिंग, आप द नॉवल इज ओनली टू इंटरेस्टिंग, आप ये भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों तो ठीक लग सकते हैं, ओनली टू इंटरेस्टिंग भी लगा सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। आई हैवंट गॉट एनी मनी, नॉट नेगेटिव वर्ड के साथ एनी का यूज होता है, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। आई हैव गॉट नो मनी, ये भी ठीक है। आई हैवंट गॉट एनी मनी, ये भी ठीक है। इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है क्योंकि नेगेटिव के साथ एनी ही यूज होता है। My friend said he never remembered having read a more enjoyable book. अब आप खुद देखिए, मैंने आपको बताया था कि नेवर ठीक उस वर्ड के पहले लगता है जिसे वो मॉडिफाई करता है। तो भाई कभी किताब नहीं पढ़ी, तो बात कहाँ है, पढ़ने की जा रही है, रिमेंबर की नहीं की जा रही है। तो यहाँ से नेवर हटाइए और रीड के पहले जो है वो लगाइए। वैसे तो हैविंग रेड है ये। माई फ्रेंड सेड ही रिमेंबर्ड हैविंग, ये देखिए रेड का रेडी लिख दिया मैंने, ये यहां से इसे माई फ्रेंड सेड ही नेवर रिमेंबर्ड हैविंग, माई फ्रेंड सेड ही रिमेंबर्ड हैविंग नेवर रेड अ मोर एंजॉयबल बुक। तो ये यहां आ जाएगा ठीक इसके पहले, क्योंकि जिस चीज के बारे में कहा जा रहा है ये ठीक उस शब्द के पहले लगता है। This hardly won liberty was not to be lightly abandoned. एक चीज है, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, और हार्ड का मतलब होता है संघर्ष से, बहुत मेहनत से, हैं दोनों ही एडवर्ब, ये तो एडजेक्टिव भी है हार्ड भी। तो भाई इसे क्या, कितनी कैसी वन लिबर्टी, हार्ड वन, बड़े संघर्ष से जीती हुई। तो ये है दिस हार्डली वन, नहीं मुश्किल से मतलब क्या होता है कि कोई काम नेगेटिव से में कि भाई वो मुश्किल से ही पढ़ता था, ये हार्डली स्टडीज, वो मुश्किल से ही पढ़ता था। तो यहाँ पर कह रहे हैं बड़े संघर्ष से जीती हुई है, तो हार्डली की जगह आप यहाँ लगाएंगे दिस हार्ड वन लिबर्टी was not to be lightly abandoned. I am much glad to see you. अब इसको समझिएगा, very जो है वो आप लगाते हैं very, और जो डिग्री जो होती है पॉजिटिव डिग्री के पहले very लगाते हैं, और जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके आगे much लगाते हैं। तो यहाँ पर ये जो glad है that is पॉजिटिव डिग्री, तो much ना लगा के आप क्या लगाएंगे, very। ये सारे एडवर्ब्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। No one can write as neatly as he does. अब कई दिमाग में ये आया कि भाई नीटली की जगह नीट कर दें, नहीं हो सकता क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है। No one can write how neatly, तो दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है। Now the next question is, I cannot by no means allow you to do so. I cannot, अब आप ये देखिए दो नेगेटिव्स आ रहे हैं। I can by no means, I cannot by no की जगह आप एक नेगेटिव को हटा के any कर दीजिए। I cannot by any means allow you to do so, क्योंकि नेगेटिव अगर आ रहा है तो उसके साथ any का यूज किया जाता है। The flowers smell sweetly. याद रखिएगा कि sweetly जो है that is an adverb, ठीक है। He speaks sweetly, ठीक है। अब यहां बता रहे हैं हम फ्लावर्स की विशेषता बता रहे हैं। The flowers smell sweet, not sweetly. The flowers smell sweet. I don't know nothing whatever of the matter.
तो आई डोंट नो नथिंग नहीं आएगा, दैट विल बी एनीथिंग, क्योंकि अगर नेगेटिव वर्ड आ रहा है तो उसको के साथ लगाते हैं हम एनी। जैसे आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव नथिंग नहीं बोला जाएगा, दो नेगेटिव्स हो जाएंगे। तो नेगेटिव को, एक नेगेटिव को किससे बदल देते हैं? एनी से बदल दिया जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हालांकि ये एक छोटा सा वीडियो है, मगर तो आज का जो सेशन है वो यहीं तक था। मुझे मालूम है ये एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाला सेशन था, और लेकिन अगर आप इसे बार बार देखेंगे और अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो ड्रॉप अ कमेंट, और मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश बिल्कुल करूँगी। और मैं जवाब देती ही हूँ, तो इसीलिए आप लोग जो है फील फ्री टू आस्क, और आप लोग जो है सेशन को देखिए, एंजॉय कीजिए। कल मैं लिटरेचर लेकर आऊँगी। अब ऐसी करूँगी, मैं एक दिन ग्रामर करूँगी, एक दिन लिटरेचर करूँगी, खिचड़ी नहीं पकाने की मैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट, बाय बाय।